अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ समिया लियाकत। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ऑनलाइन कर्ज फराहम करने वाली कंपनीज के हवाले से फॉलोअप ब्लॉग में बना रही हूं और आप सभी ये जानते हैं कि ये 42 साल शहरी थे जिन्होंने खुदकुशी की थी और उसकी वजह क्या थी कि उन्होंने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू उन्होंने कर्ज लिया, कर्ज फराहम नहीं कर सके, उनको थ्रेट्स आ रही थी, धमकी आमेज कॉल्स की जा रही थी और फिर इतनी ज़्यादा उनको कॉल्स की गई, उनको टॉर्चर कॉल्स की गई, वो ज़हनी असर का शिकार हो गए और उन्होंने एक इंतहाई इक़दाम उठाया, खुदकुशी कर ली। मामला मीडिया पर हाईलाइट हुआ, पुलिस को ये रिपोर्ट किया गया, उसके बाद FIA का साइबर क्राइम सर्कल विंग हरकत में आया और उन्होंने फिर कार्रवाइयाँ की, बहुत सी गिरफ्तारियाँ अमल में आईं। आज जो लेटेस्ट अपडेट है इस वाक़े की वो बहुत अच्छी है। जो FIA ने अब तक अपनी कार्रवाइयाँ की हैं उससे पहले तो ये पता ही नहीं चल रहा था कि इसके पीछे कौन से लोग मुलव्वस हैं, किस तरह काम कर रहे हैं और कितने बड़े पैमाने पर हैं। अब जो 9 लोग FIA के हिरासत में थे, जुडिशल रिमांड पर थे, उनसे जब तहकीकात की जा रही हैं तो उस ही की बेस पर आज ये पूरे का पूरा नेटवर्क बेनकाब हो गया है जो लोगों को बहुत छोटी सी रकम देता था कर्ज की सूरत में और उनसे बहुत बड़े बड़े मुतालबे करता था, सूद की बदले उनसे भारी रकूम वसूल करता था। अब जो मुलजिमान के कॉल रिकॉर्ड सामने आए हैं उससे ही इस नेटवर्क तक रसाई मुमकिन हो पाई है। ये नेटवर्क काम कैसे करता था? इन्होंने बहुत ही तरबियत याफ्ता लोग हायर किए हुए थे जो बहुत मुनज़्ज़म तरीके से अपनी कार्रवाइयाँ अमल में लाते थे। ये लोगों को ऐसे जो मजबूर हाल लोग हैं जो इश्तिहारात देके इनसे कर्ज ले लेते थे या लेने की कोशिश करते थे या सोचते थे और जिनसे राब्ता करते थे कि उनको कर्ज देते थे और उसके बाद जो शराइत थी, शराइत कुछ और होती थी लेकिन कर्ज फराहम करने के बाद शराइत तब्दील कर दी जाती थी और फिर उनको बहुत बड़ी तादाद में या बहुत भारी मकदार में सूद समेत रकम की वापसी का मुतालबा किया जाता था। बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम दिया जाता था कि एक इंसान अगर सूद समेत उनको उनके कर्ज की रकम वापस नहीं कर पाता था तो फिर उनको थ्रेट्स दी जाती थी, कॉल्स पर टॉर्चर कॉल्स की जाती थी। और जब आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, ये मैं अपनी गुज़श्ता ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि किस तरह आपके डेटा तक रसाई हासिल की जाती है, या तो आप ही की डेटा की बेस पर या फिर आपके जो तस्वीर और वीडियोस हैं उनको जाली तस्वीर जो कि नाज़ेबा हैं, जो फहश वीडियोस हैं उसमें कन्वर्ट करके वो फिर आपको दिखा के आपको थ्रेट किया जाता था कि भाई आप कर्ज दें वरना आप कर्ज भी वापस करें, सूद भी दें, अगर ये नहीं किया मतलूबा टाइम फ्रेम में अगर ये रकम वापस नहीं की गई तो इन वीडियोस को लीक कर दिया जाएगा। इस तरह की थ्रेट से परेशान हाल शहरी जो बेचारे अपना सब कुछ गंवा चुके हैं, बहुत से लोग जो हैं वो मर भी चुके हैं। कर्ज की वापसी के लिए शहरियों को बहुत ज़्यादा अजियत दी जाती थी और टॉर्चर कॉल्स की जाती थी और आज ये जो नेटवर्क बेनकाब हुआ है वो नाम उन कंपनीज के सामने आए हैं जो इस नेटवर्क में मुलव्वस थी। मैं एज इट इज़ आपको बताऊँगी। उस नेटवर्क में सरमाया माइक्रो फाइनेंस, हमरा फाइनेंशियल सर्विसेज, ज़रूरत कैश, मददगार और भरोसा लोन नामी कंपनीज हैं जो ये पूरा नेटवर्क था। ये लोगों को आसान शराइत पर कर्जा तो देते थे लेकिन बाद में चूँकि शराइत भी तब्दील होती थी और बहुत ज़्यादा सूद समेत ये रकम की वापसी का ये उन लोगों से तकाजा करते थे। लोग जो है वो खासे परेशान थे। इसी हवाले से FIA हुक्काम ने बताया है कि ये जो कंपनी की रजिस्ट्रेशन है, मिसाल के तौर पर नॉन बैंकिंग चैनल के थ्रू अगर कोई लोगों से कनेक्ट करना चाहता है तो अगर वो कोई अपनी एप्लीकेशन बना रहा है तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि उसने अपनी एप्लीकेशन बना ली, उसको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास खुद को रजिस्टर्ड करवा के एक लाइसेंस लेना होता है। उसके बाद फ़ोन में जो गूगल प्ले स्टोर है या आईफोन का ऐप स्टोर है, ये प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को इन चीज़ों को रेगुलेट करना होता है क्योंकि सिर्फ 9 लाइसेंस याफ्ता लोन एप्लीकेशंस हैं और बाकी सैकड़ों की तादाद में जो है वो गैर लाइसेंस याफ्ता हैं। इसलिए उन्होंने लोगों के डेटा तक रसाई हासिल की और उसको फिर मिसयूज़ भी किया और उसी की बुनियाद पर लोगों को थ्रेट किया। अब FIA हुकाम ये कहते हैं कि चूंकि उन्होंने तहकीकात के दायरे को वसी कर दिया है, जो अब तक उन्होंने कई शिकायत सामने आई हैं, 74 इंक्वायरीज चल रही हैं, 3 FIR का इंदराज हो चुका है, 15 मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है जिसमें से 9 FIA के पास रिमांड पर हैं और उन्हीं से तहकीकात की जा रही हैं और उन्हीं की जो इन्फॉर्मेशन उनसे मिली हैं उसी की बुनियाद पर ये नेटवर्क बेनकाब हुआ है।
वाज़ेह रहे कि जब ये गिरफ्तारियां अमल में आई थी, दफातर को सील किया गया था और ये जो मुल्ज़िमान हैं, जो लोगों को टॉर्चर कॉज करते थे या जो इनका पूरा नेटवर्क था या जितने भी लोग अब तक गिरफ्तार किए गए, उनके कब्ज़े से लैपटॉप्स मिले हैं, सिम्स मिली हैं, मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं, दस्तावेज़ात मिले हैं और उसके बाद फिर ये कहा गया कि ये जितनी भी कर्ज देने वाली गैर रजिस्टर्ड कंपनी हैं, इसका डेटा इकट्ठा किया जाए। आईटी मिनिस्टर हैं अमीन उल हक, उन्होंने ये कहा है कि गैर कानूनी एप्लीकेशन के खिलाफ पीटीए को कह दिया गया है कि वो इस पर काम करें, तहकीक करें और जो भी अनरजिस्टर्ड कंपनी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। कार्रवाई अमल में आई भी है। अब तक तकरीबन 43 एप्लीकेशंस हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं थी, जिनके पास लाइसेंस नहीं था, जो गैर कानूनी तौर पर ऑपरेट कर रही थी, उनको ब्लॉक कर दिया गया है। और चेयरमैन पीटीआई को वाज़ेह तौर पर कहा है हमारे आईटी मिनिस्टर ने कि इस मामले पर किसी तौर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आप सब पर वाज़ेह रहे कि किसी भी एप्लीकेशन को खुद को सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्टर्ड कराना होता है, जिसके बाद पीटीए को रेगुलेट करना होता है। चूँकि यही दोनों जगहों से उस तरह से इस सारी एप्लीकेशंस को रेगुलेट नहीं किया गया, तो ये मामला ज़्यादा संगीन हुआ। लोगों के डेटा तक रसाई हासिल की इन लोन एप्लीकेशंस ने और उसी की बुनियाद पर लोगों को हरास किया गया, ब्लैकमेल किया गया और ना सिर्फ कर्ज बल्कि सूद समेत, जो कि तकरीबन 40% तक या उससे ज़्यादा था, उस समेत रकम का मुतालबा किया गया। तो अब हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू कर्ज हासिल करने वाले मुतासरीन की। इनकी तादाद बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो रही है और अब तक जो केसेस सामने आए हैं 1,70,000 मुतासरीन सामने आए हैं, जिनमें से कुछ ने ये कहा है कि हमें इतना टॉर्चर किया गया, इतनी ज़हनियत दी गई कि कुछ ने तो दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी की कोशिश भी की थी। उनमें से बहुत से बच भी गए। और वो ये अफराद बताती हैं कि ये जो एप्लीकेशंस हैं जो ऑनलाइन कर्ज फराहम करती हैं, इनका एक रिकवरी सेल होता है जिसका काम ये होता है कि उनके पास जब डेटा होता है कांदी का, या तो उस ही की बेस पर या फिर उन तस्वीर को जाली बनाकर नाजेबा और फहश वीडियोज़ और तस्वीर में कन्वर्ट करके फिर जो क्लाइंट्स थे या जिन्होंने कर्ज लिया होता था उनको थ्रेट किया जाता था, ब्लैकमेल किया जाता था कि गिवन टाइम फ्रेम के अंदर अगर कर्ज और सूद की रकम नहीं दी गई तो इन वीडियोस को, इन तस्वीर को हम लीक कर देंगे। अब जो सामने आए हैं मुतासरीन, वो ये बताते हैं कि जो कर्ज है वो कहा जाता है बहुत आसान शराइत पर मिलेंगे, बहुत ज़्यादा माइल कर देने वाले होते हैं, लेकिन जो कैप्शंस लिखी होती हैं बड़ी बड़ी, उनके बिल्कुल बरअक्स उनको ट्रीट किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर उनकी रकम जो कर्ज की मद में ज़्यादा लेना चाहते हैं, उनको सिर्फ उस रकम का 10% दिया जाता था और उसके बाद उनको ओरिजिनल असल शराइत बताई नहीं जाती थी, शराइत ढकी छुपी होती थी और जैसे कोई शख्स कर्ज ले लेता था उसके बाद उसको कह दिया जाता था 7 दिन के अंदर अंदर 40% सूद समेत की रकम वापस करो वरना आपका डेटा लीक कर दिया जाएगा। मुतासरीन ये कहते हैं कि ये बहुत सी कंपनीज एक ही नेटवर्क के साथ जुड़ी हुई हैं। मिसाल के तौर पर एक उन्होंने ऑनलाइन कर्ज फराहम करने वाली कंपनी से, एक एप्लीकेशन से उन्होंने कर्ज लिया है, तो जो कर्ज की फराहमी का मुतालबा करते थे कि वापस करें कर्जा और सूद समेत रकम दें, वो दूसरी कंपनी होती थी। तो उन्होंने कहा कि तमाम कंपनीज इंटरलिंक्ड ही हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि हमें कर्ज फराहम करना होता था, उसके लिए बहुत से लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बेची, किसी ने गोल्ड बेचा, किसी ने एसेट्स बेचे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कर्ज की दलदल में फंसे गए। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने 50,000 कर्ज लिया है तो उस पर सूद समेत रकम हो गई 2.5 लाख, और अगर किसी ने 2.5 लाख रुपए लिए हैं तो सूद समेत उन्होंने 18 लाख रुपए तक रकम फराहम की है। और इतनी बड़ी रकम देने के बाद मुतासरीन कहते हैं कि हम अभी भी डिफॉल्टर हैं, अभी भी हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो उन्होंने ये कहा है कि हमें ब्लैकमेल ही इस चीज़ पर किया जाता था क्योंकि उनके पास हमारे ख़ानदान का डेटा होता था, तस्वीर होती थी, उससे फिर जाली और फहश वीडियोज़ बनाई जाती थी। अब मुतासरीन ये भी बताते हैं कि कर्ज की फराहमी के लिए उनको सिर्फ एक नंबर से कॉल नहीं आती थी, उनको भारत, बांग्लादेश और मलेशिया के इंटरनेशनल नंबर से कॉल्स आती थी। आप सब पे वाज़ेह रहे कि जब हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उस एप्लीकेशन को प्रोसीड करने के लिए वो आपसे एक्सेस मांगती है, आपके डेटा तक रसाई मांगती है। अगर आप नहीं देते तो वो एप्लीकेशन ऑपरेट नहीं होती, और जब आप बगैर सोचे समझे उसको एक्सेस दे देते हैं, अलाउ कर देते हैं, तो आपके फ़ोन में जो कुछ पड़ा होता है, आपका डेटा, आपकी ईमेल्स, आपके शनाख्ती कार्ड, आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स, आपकी तस्वीर, आपकी वीडियोस,
आपके व्हाट्सएप का डेटा, हर चीज़ तक कंपनी वालों की रसाई हासिल हो जाती थी और फिर उसकी बुनियाद पर अवाम को ब्लैकमेल किया जाता था। अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से मैं ये अवेयरनेस आप लोगों को देना चाहूँगी कि अगर आप फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, अव्वल तो ये हम सबको अब ये इल्म भी हो गया है, हम सब जानते भी हैं कि ये जो ऑनलाइन क़र्ज़ फ़राहम करने वाली कंपनी है, उनमें ज़्यादातर लोगों की तादाद जो है, वो लोगों को ब्लैकमेल करके, उनको हैरेस करके, जालसाज़ी के ज़रिए रकम कमाना ही उनका धंधा है। तो एक तो आप लोग मोहतात रहिए, एहतियात बरतिए। दूसरा ये कि कोई भी चीज़ जो आपको फ़ोन में देख के, फ़ोन स्क्रॉल करते वक़्त किसी भी किस्म का इश्तिहार आता है, आपको अच्छी लगती है, खुददारा सोचे समझे बगैर एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको अपने डेटा तक एक्सेस नहीं दीजिए, क्योंकि आपकी हिफाज़त आप ही के हाथ में है। अगर आप अलाउ नहीं करेंगे डेटा को रसाई एप्लीकेशन को प्रोसीड करते वक़्त, तो आपका डेटा किसी के पास नहीं जाएगा। डेटा किसी के पास नहीं जाएगा तो कोई आपको हैरेस नहीं करेगा। आज के व्लॉग से फिलवक्त इतना ही। ये अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक करना है, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को लाज़मी शेयर कीजिए ताकि उन्हें पता चल पाए कि फ्रॉड किस तरह आवाम के साथ किया जा रहा है और कर्ज के नाम पर किस तरह आवाम को लूटा जा रहा है। वो किसी तौर अगर महफूज रह सके इस इंफॉर्मेशन के ज़रिए तो क्यों नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही।